वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो पे डायरेक्टली जंप नहीं करना, वरना बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना। देन उसके बाद आपने आज की वीडियो देखनी है जिसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम की इंप्लीमेंटेशन करेंगे विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसमें हम इशू देखेंगे और उस इशू को किस तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग ने सॉल्व किया, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इंटेलिजेंट आइडिया में और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सोर्स पर आकर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे। यहाँ पर आकर हम एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे। इस जावा क्लास का नाम मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग रख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आकर इस जावा क्लास का नाम रख लिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर अपना मेन मेथड भी बना लेते हैं। अब सबसे पहले क्विक रिवीजन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम रिपीटेड कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हैं। जो प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो जाए उसका रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको रीयूज कर सकें, हमें बार बार उसको कैलकुलेट करने की नीड ना हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम रिकर्जन की बात करें तो रिकर्जन हमारे प्रोग्राम को थोड़ा स्लो कर देता है। उसका रीजन क्या है कि वहां पे डुप्लीकेट कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो उससे हमारी जो बेसिकली प्रोग्राम होता है उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी फास्ट हो जाती है, काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि वो हमारे रिजल्ट को स्टोर कर लेता है और जब भी इन फ्यूचर हम उसकी नीड होती है वो उसको वहां से रीयूज कर लेता है, बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग थी जिसको हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। हम यहाँ पर आकर फिबोनाची सीरीज बनाएंगे। फिबोनाची सीरीज क्या होती है मैं आपको बता भी देता हूँ, सिंपल सा उसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि स्टार्टिंग के जो आपके पास दो डिजिट्स होते हैं इसमें वो होता है 0 और 1। ये ऐसी सीरीज होती है जो 0 और 1 से स्टार्ट होती है और अब आगे आने वाला हर नंबर प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होगा। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 है। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है। अब इन दोनों का सम 5 आएगा, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है। फिर इन दोनों का सम नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, फिबोनाची सीरीज होती है जिसके स्टार्टिंग में 0 और 1 होता है और आगे आने वाला हर नंबर बेसिकली प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है। अब इसी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्जन विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले पब्लिक का कीवर्ड यूज करूंगा, स्टैटिक का कीवर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे आके इंटीजर रिटर्न टाइप रखूंगा और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर फिबोनाची के नाम से एक मेथड बना लेंगे और हम बोलेंगे कि तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी, तुमने बेसिकली बताना होगा कि उस इंडेक्स वैल्यू पे फिबोनाची का कौन सा नंबर है। जैसे लेट सपोज अगर हमारे पास ये सीरीज है, अब अगर इसकी इंडेक्स वैल्यू देखें 0 1 2 3 4 5 6, तो लेट सपोज अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई 6 नंबर के ऊपर कौन सा फिबोनाची नंबर आता है, तो वो कौन है, 8 है। 5 पे कौन है, 5 है। 4 पे कौन है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपने बेस केसेस लगाएंगे। ठीक है, बेस केसेस क्या होते हैं रिकर्जन में, कि जहाँ पे बेसिकली आपकी रिकर्जन स्टॉप होगी। अगर आप बेस केसेस यूज नहीं करोगे तो आपकी रिकर्जन बार बार चलती रहेगी, यानी कि फंक्शन अपना बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा। कोई एक हमारे पास एंडिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर एन की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किसके, 0 के, तो हम यहाँ पर अगर क्या रिटर्न करवा देंगे, हम यहाँ पर आकर 0 रिटर्न करा देंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है किसके, 1 के, तो हम यहाँ पे आके सिंपल क्या रिटर्न करवा देंगे, 1 रिटर्न करवा देंगे। क्योंकि हमें पता है कि भाई n की वैल्यू अगर 0 है या n की वैल्यू 1 है तो आपकी जो फिबोनाची सीरीज है वो वहीं पर ही एंड हो जाएगी। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 0 इंडेक्स वैल्यू पे 0 है और 1 इंडेक्स वैल्यू पे 1 है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे बेस केसेस बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिटर्न कि ये हर बार क्या करेगा, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करवाएगा लेकिन दो अलग अलग तरीकों से कॉल करवाएगा। हम यहाँ पे आके पास करवाएंगे n-1 को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर पास करवा दिया n-1 ताकि मेरे पास प्रीवियस नंबर आ जाए और फिर उसका प्रीवियस नंबर चाहिए होगा तो फिर हम यहाँ पर अगर लिखेंगे फिबोनाची लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा फिबोनाची और उसके बाद हम यहाँ पर अगर पास करवा देंगे n-2। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स हो गए और इन दोनों का हमें क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है। तो हमारे पास क्या बनता
बनता है, नेक्स्ट नंबर बनता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आकर कर ली है कि भाई हर आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होगा। तो ये प्रीवियस नंबर हो गया और ये सेकंड लास्ट आपका नंबर हो गया, इन दोनों का जो सम होगा वो आपका नेक्स्ट नंबर बनता है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन में कि किस तरह से हम फिबोनाची सीरीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा कि भाई कौन से इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6। उसके बाद हम यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट के नाम से। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अपना फिबोनाची वाला मेथड कॉल करवाएंगे और इसके अंदर मैं n की वैल्यू को पास कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, साउट की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फिबोनाची। ठीक है, हमने यहाँ पर अगर लिखना है फिबोनाची सीरीज, ठीक है, या फिबोनाची नंबर लिख लेते हैं यार, फिबोनाची नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ नंबर एट, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर पोजीशन कर लिखूंगा, और पोजीशन हमें कैसे मिलेगी, पोजीशन हमें मिलेगी n में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके n दिखाएंगे और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। तो वैल्यू के लिए हम सिंपल यहाँ पर आकर बोलेंगे कि रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आकर एक मैसेज भी लिख लिया है। ठीक है, ये हमने काम कर लिया है, हमने फिबोनाची सीरीज की इंप्लीमेंटेशन कर ली है। किसका यूज करते हुए, रिकर्जन का यूज करते हुए। यहाँ पे रिकैलकुलेशन होगी, वो कैसे होगी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में मेरे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आप देख सकते हो कि भाई फिबोनाची नंबर एट पोजीशन 6 इज 8। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जरा इसका आउटपुट अच्छा कर लेते हैं, पोजीशन 6 इज, और उसके बाद हम यहाँ पे दिखा देंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो आपको अब यहाँ पे आउटपुट ज़रा अच्छा सा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची सीरीज की इंप्लीमेंटेशन कर ली है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया, यहाँ पे ये सारा काम हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज अगर फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, लेट सपोज अगर फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा कि जो भी फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट आएगा और जो फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट आएगा उसको क्या करवाया जाएगा, ऐड करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 निकलेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई फैक्टोरियल 4 कैसे निकलेगा, तो फैक्टोरियल 4 ऐसे निकलेगा कि फैक्टोरियल 3 को पहले कैलकुलेट किया जाएगा, फिर फैक्टोरियल 2 को कैलकुलेट किया जाएगा, उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसी तरीके से कैलकुलेशन हो रही है रिकर्जन में, अगर हम काम कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक प्रॉब्लम हमारे पास होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, कि जब आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही होती हैं, आपकी कैलकुलेशंस रिपीट हो रही होती हैं। अब अगर आप अभी सिर्फ इन 2 स्टेप्स में ही अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये जो f3 है, फैक्टोरियल ऑफ 3 है, उसको मुझे यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, उसको मुझे यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इस तरह से फैक्टोरियल 3 की कैलकुलेशन अगर करनी होगी, तो वो कैसे होगी कि फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट पहले कैलकुलेट होगा, फिर फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट कैलकुलेट होगा और दोनों का सम फैक्टोरियल 3 बनेगा। अब यहाँ पे देखो तो फैक्टोरियल 3 भी हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फैक्टोरियल 2 भी हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। यही बेसिकली ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट होता है। यही वो प्रॉब्लम होती है जो रिकर्जन में होती है कि हमारी जो सब प्रॉब्लम्स होती है हमें उन्हें बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है और हमारा प्रोग्राम काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बार बार कैलकुलेशंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का। और यहाँ पे अभी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, हमारी अभी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 की पावर n, यानी 2 एक्सपोनेंशियल n, जो कि बहुत खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब हम इसे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, और अब हम हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी वो चली जाएगी ऑर्डर ऑफ n, जो कि इससे काफ़ी इंप्रूव्ड वर्जन है, जो कि कैसे काफ़ी फास्ट है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करनी होगी किसका यूज़ करते हुए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए। हम क्या करेंगे, एक एक रिजल्ट को स्टोर करवा लेंगे। जब एक एक रिजल्ट स्टोर हो जाएगा तो हमें हर स्टेप के ऊपर जाकर उसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं होगी, हम उस स्टोर्ड वैल्यू को ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर आकर इस चीज को मैं ना यहां पे आके क्या कर लेता हूं, कमेंट कर लेता हूं। ठीक है ना, तो ये हमने यहां पर आकर क्या कर लिया है, कमेंट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं जरा यहां पे। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर आकर एक एरे बनाएंगे ताकि हम स्टोर करवाते रहें रिजल्ट्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डीपी के नाम से क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे आके हम लिखेंगे न्यू इंट, और साइज हमने क्या रखना है, n से एक ज़्यादा रखना है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर अगर बोल दिया कि भाई अगर n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे अपने एरे का साइज क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ताकि 6 के 6 आपके एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर होता है ये बेसिकली क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ हमेशा क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक काम ये करना है कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा कि dp 0
0 और डीपी 0 के ऊपर मैं किसको स्टोर करवा दूंगा, 0 को स्टोर करवा दूंगा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है वो 0 होता है। सेम ऐसे ही डीपी की 1 की वैल्यू पे, यानी कि बेसिकली जो सेकंड नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा 1, क्योंकि हमारी जो फिबोनाची सीरीज होती है उसकी स्टार्टिंग के नंबर क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं, और आगे आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो बेसिकली प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होते हैं। तो इन दोनों को तो हमने एज इट इज स्टोर करवा दिया कि भाई ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब जो आगे आने वाले नंबर्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा लिया है। हम यहाँ पे आके लिखेंगे इंट i इक्वल टू 2, क्योंकि 0 और 1 ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है, तो अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जाएंगे कहाँ तक, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि हर बार i की वैल्यू में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, डीपी के अंदर स्टोर करवाना है, कैसे स्टोर करवाना है, i-1 और i-2, यानी कि प्रीवियस 2 वैल्यूज का आपने सम यहाँ पे निकाल के उनको स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे i-1 और प्लस करवाएंगे, यहाँ पे आके हम लिख देंगे i-2। तो प्रीवियस 2 नंबर्स का जो सम होगा वो इस डीपी एरे के अंदर स्टोर होता रहेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पर आकर हर स्टेप के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी उसे हम अपने एरे के अंदर स्टोर करवा देंगे, ताकि बाद में अगर हमें उसकी नीड हो तो हम इस एरे में से डायरेक्टली उसको फैच कर लें, हमें यहाँ पर आकर दोबारा से कैलकुलेट करने की नीड नहीं होगी। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर मैं पास करवा दूंगा अपना ये वाला एरे। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्टिल आपको आउटपुट यहाँ पे सेम मिलेगा, लेकिन अब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो चुकी है, ऑर्डर ऑफ n हो चुकी है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर लिया है। हम यहाँ पे रीकैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं। एक बार कैलकुलेट कर लिया, अब आगे जाके हम उसको क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। हमने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। एक क्वेश्चन आप मुझसे और पूछ सकते हो, ये जो हमने इंप्लीमेंटेशन करी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप क्या करते हो, मेमोराइजेशन करते हो, या आप क्या करते हो, टेबुलेशन करते हो। मेमोराइजेशन में क्या होता है, मेमोराइजेशन में बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच होती है, लेकिन अगर हम टेबुलेशन की बात करें तो उसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। अब बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हो और हल्के हल्के करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर जाते हैं। तो ये जो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है, ये हुई हुई है टेबुलेशन का यूज करते हुए, यानी कि बॉटम अप अप्रोच है। छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहा है और फिर हम हल्के हल्के करके बड़ी प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।